डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के छात्र एवं छात्राओं, मैं आप लोगों को पंचम प्रश्न पत्र के यूनिट फर्स्ट के इतिहास भाग में भारत का प्रथम स्वर्णकाल या गुप्तकाल भारत का स्वर्णकाल के बारे में आज जानकारी देंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि हमारा देश धन धान्य समृद्ध से भरा देश था। चारों तरफ खुशहाली थी। बीच में कुछ विदेशी आक्रमणकारियों के कारण, कुछ अकाल हो पड़ने के कारण हमारी समृद्धि में कमी आई। उस कमी में एक प्रमुख कारण यह भी था कि हमारे देश की राजनीतिक परिस्थितियां थी। लेकिन आगे चल कर के हमारे देश में गुप्तकाल आया और गुप्तकाल को ही भारत के इतिहास का प्रथम स्वर्णकाल कहा जाता है। हमारे देश में दो स्वर्णकाल माने जाते हैं, एक गुप्त काल और एक मुगल काल। मुगल काल तो आगे की चीज़ है। इस समय हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। तो प्राचीन काल में प्रथम स्वर्णकाल गुप्तों के समय में आया। गुप्तों के समय में हमारे देश में व्यापार, कला, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, विद्या आदि का विकास बहुत तेज़ी से हुआ और अपने चरम पर पहुंच गया। हमारे देश में शांति का वातावरण था, जो इसके पूर्व मौर्यों के पतन के बाद और गुप्तों के उत्थान के पूर्व, गुप्त वंश के उदय के पूर्व और मौर्य वंश के पतन के बाद जो अराजकता की स्थिति थी, भय व्याप्त था चारों तरफ। जिसकी लाठी उसी की भैंस की कहावत चरितार्थ चारों तरफ हो रही थी। उन सब पर गुप्तों ने अंकुश लगाया और भारत को पुनः एक बार एकता के सूत्र में बांधा। भारत को एकीकृत राज्य के रूप में विकसित किया और शांतिमय वातावरण बनाया, जिससे समृद्धि का पहिया एक बार भारत में फिर जोर पकड़ा। और गुप्तों का राज्य अस्थायी राज्य था। काफ़ी लंबा वक्त तक गुप्तों का शासन हमारे देश में चला। इसलिए उस अस्थायित्व में इतने विकास हुए कि भारत के उस समय के इतिहास को भारतीय ही नहीं, विदेशी शासकों ने भी स्वर्णकाल की संज्ञा दिया। स्वर्णकाल कहे जाने के एक कारण नहीं है। भारत के इतिहास को, तत्कालीन इतिहास को स्वर्णकाल कहे जाने के एक कारण नहीं है। अनेक कारण हैं जिससे तत्कालीन भारत को स्वर्णकाल कहा गया। गुप्त काल द गोल्डन पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री की संज्ञा दी गई। उनके कारणों में प्रमुख कारण था महान सम्राटों का युग। पहला सबसे प्रमुख कारण था महान सम्राटों का युग। गुप्त काल में समुद्रगुप्त जो अपराजेय शासक था, समुद्रगुप्त अपराजेय शासक था, जो अपने जीवन में कभी किसी भी राज्य से पराजित नहीं हुआ।
जिसको विदेशी इतिहासकारों ने, वीएन स्मिथ वगैरह ने भारत का नेपोलियन कहा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भारत के इतिहास का एक प्रसिद्ध शासक हुआ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। इन लोगों ने लंबे लंबे अवधि का शासन किया। चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त का शासन आया। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये बहुत ही प्रतिभाशाली, वीर, पराक्रमी, रणकौशल शासक और महान योद्धा थे। इन लोगों ने राज्य के चौतरफा विकास, केवल राज्य विस्तार ही नहीं किया कि केवल राज्य को बढ़ाते गए, बल्कि राज्य के बढ़ाने के साथ अस्थायी शासन लाए, राज्य को समृद्धि के मार्ग पर ले गए, जो इन महान शासकों का ही कार्य था। तो पहली बात तो महान शासक पैदा हुए गुप्त काल में, जिन्होंने भारत की समृद्धि की जो रूपरेखा खींचे, भारत के कला, साहित्य, विज्ञान आदि को एक नया आयाम दिया, सबको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। दूसरा, राष्ट्रीय एकता का युग। गुप्तों ने भारत को एकता के सूत्र में बांधा, एक विशाल साम्राज्य की नींव रखा, अपने कुशल अधीनस्थ उपरिक्त राजाओं, अपने विश्वासपात्र व्यक्तियों के द्वारा सुदूर का शासन करवाया। विशाल साम्राज्य में स्थिरता ले आए और पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोए रखे, एकता के धागे में बांधे रखे। यह वातावरण किसी भी राष्ट्र के, किसी भी राज्य के विकास और स्वर्णिम युग के लिए काफ़ी पर्याप्त होता है। गुप्तों का तीसरी बात, गुप्तों का शासन प्रबंध उच्च कोटि का था। गुप्तों का शासन प्रबंध उच्च कोटि का था। यहाँ के जो शासक हुए वे दूरदर्शी थे। दूरदर्शी होने के कारण इन शासकों का शासन प्रबंध सुव्यवस्थित और आदर्शपूर्ण था। इस शासन को सीधे अपने नियंत्रण में रखते थे, जिससे किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होती थी और देश के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित किए, शांति का माहौल था। यह उन महान शासकों की देन थी। लोक कल्याणकारी, अगली कड़ी में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना गुप्त काल के शासक जनहित के कार्य किए, जन कल्याण के कार्य करने के लिए तत्पर रहे। कृषि के विकास के लिए राज्य की ओर से तालाब और झीलें खुदवाई गई। व्यापारियों की जनरक्षा के लिए राजमार्गों पर सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए, अर्थात व्यापार की सुरक्षा दी गई। दीन दुखियों, रोगियों, राज्य की ओर से उनके लिए अच्छे प्रबंधन की व्यवस्था की गई, अर्थात कि कोई भूखा न रहे। बीमार व्यक्तियों के लिए चिकित्सालय आदि की स्थापना गुप्त काल में की गई। व्यापार में प्रगति, गुप्त काल में व्यापार को एक नया आयाम दिया गया। इस काल में व्यापार अपने एकदम चरमोत्कर्ष पर था। किसी चीज़ के विकास के लिए केवल एक कारण नहीं होता। यहाँ पे गुप्तों के
लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था, राज्य विकास, समृद्धि आदि की एक लंबी सूची है, जिससे यह पता चलता है कि गुप्त लोग मध्य एशिया के देशों, पूर्वी भारत के देशों, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और द्वीप समूह, जो तटवर्ती द्वीप समूह थे, द्वीप समूह के देश थे जैसे लंका वगैरह, तथा रोम, मिस्र, ईरान, अरब तथा पाश्चात्य देशों के साथ इनके निरंतर व्यापार होने का उल्लेख मिलता है। व्यापार से देश में आर्थिक समृद्धि आती है। धार्मिक सहिष्णुता का युग, यद्यपि गुप्त सम्राट ब्राह्मण धर्म के अनुयायी होते थे, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी होते थे, वही हिंदू सनातन धर्म में अपना विश्वास रखते थे, लेकिन वह सभी धर्मों का आदर करते थे, सभी धर्मों को स्वीकार करते थे, सभी धर्म के लोगों को पूरी स्वतंत्रता दिए हुए थे। बौद्ध काल भी, बौद्ध धर्म भी काफ़ी तेज़ी से भारत में उस समय फैला हुआ था। नालंदा का विश्वविद्यालय, नालंदा का बौद्ध विश्वविद्यालय गुप्तों के ही शासनकाल में निर्मित हुआ। इससे यह पता चलता है कि गुप्तों ने बौद्ध धर्म को भी पराश्रय दिया, अर्थात किसी धर्म का विरोध नहीं करते थे। गुप्तों की सबसे बड़ी उपलब्धि उनका साहित्य विकास था। हमारे देश का कोई एक निश्चित ऐतिहासिक ग्रंथ तत्कालीन समय में नहीं मिलता, लेकिन धार्मिक ग्रंथों, साहित्यिक ग्रंथों आदि से हमारे देश का तत्कालीन इतिहास की जानकारी हमको प्राप्त होती है। साहित्य के क्षेत्र में गुप्तों ने अपूर्व उल्लेखनीय विकास किया। महाकवि कालिदास उस समय के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। कालिदास उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की सभा के सर्वोच्च विद्वानों में एक थे। उनको विक्रमादित्य के नवरत्नों में स्थान मिला हुआ था। ऐसा माना जाता है कि कालिदास पहले बहुत मूर्ख व्यक्ति थे, बाद में शारदानंद नामक राजा की विद्वान पुत्री विद्योत्तमा का उनसे विवाह हो गया, लेकिन कुछ समय बाद विद्योत्तमा को कालिदास की मूर्खता का पता चलता है, जिससे वह क्रोधित होकर के कालिदास का अपमान करके उनको राजमहल से बाहर कर देती। कालिदास काली के मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे पूजा अर्चना करके काली माँ से सिद्धि प्राप्त करते हैं और यहीं से इनका नाम कालिदास पड़ता है। कालिदास ने उस समय अनेक रचनाएं रची साहित्य की, जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंश कुमार संभव आदि प्रसिद्ध है। इसके अलावा उस काल में सारवेण नामक विद्वान, विशाख दत्त, वत्समही, भैरवी, वसुबंधु, बारामीर आदि उच्च कोटि के विद्वान विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। सुबंध ने वासवदत्ता नामक गद्य लिखा तथा अमर सिंह ने विश्वविख्यात शब्दकोश अमरकोश की रचना की। शूद्रक नामक विद्वान ने मृच्छकटिकम तथा विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षक नामक नाटक की रचना की। पुराणों पर आधारित पंचतंत्र की कहानियों की रचना इसी समय की गई, जिसमें बच्चों के सूझबूझ के बारे में बतलाया जाता है।
समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हर्षेण, जिसने अशोक के स्तंभ पर जो कौशाम्बी से 200 ईस्वी में इलाहाबाद लाई गई थी, प्रयाग लाई गई थी, उस पर प्रयाग प्रशस्ति की रचना करवाई। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त काल के प्रसिद्ध राजा सम्राट गुप्त के जीवन परिचय, विजय, शासन प्रबंध आदि का विस्तृत वर्णन करती है। हर्षेण की इस रचना ने समुद्रगुप्त को भारत का प्रसिद्ध शासक बना दिया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, संग, बेताल भट्ट, खटकर पारा, कालिदास, बारामिही और बररुच थे। ये 9 लोग इनके नवरत्नों में एक हुआ करते थे। विज्ञान का विकास अगला बिंदु है। विज्ञान का विकास कालिदास जैसे साहित्य के विद्वान थे, तो वैसे ही उन्हीं के समान आर्यभट्ट खगोल शास्त्री था। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले बतलाया कि पृथ्वी गोल है और यह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। बारामिहिर ने ही कहा कि कोई ऐसी शक्ति है पृथ्वी में जो पृथ्वी के सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचे रखती है, अर्थात सभी वस्तुओं को पृथ्वी अपने में चिपकाए रहती है। उस समय गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार हुआ नहीं था, गुरुत्वाकर्षण की खोज नहीं हुई थी, लेकिन बारामिहिर ने अनुमान लगा लिया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को, पृथ्वी की सभी उपस्थित चीज़ों को कोई ऐसी शक्ति है या कोई ऐसा बल है जिसके द्वारा अपनी तरफ चिपकाए हुए है, सबको अपनी तरफ किए हुए हैं। विज्ञान का ही बेजोड़ नमूना है दिल्ली के निकट कुतुब मीनार के सामने थोड़ी दूर पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का लौह स्तंभ। आज इतना पुराना लौह स्तंभ है जो खुले आसमान के नीचे तपती दोपहरिया और बरसते हुए वर्षा ऋतु में जैसे तब था वैसे आज तक खड़ा हुआ है। उस पर किसी भी प्रकार की कोई क्षति आज तक पर्यावरण के द्वारा, वर्षा के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से नहीं पहुंचाई लगी, ना आज तक उसमें जंग लगा। लोहे में जंग लग जाता है, लेकिन उसमें जिंक या जिन धातुओं को मिला करके उस लौह स्तंभ को बनाया गया, उसमें किसी भी प्रकार का कोई जंग नहीं लगा आज तक। यह विज्ञान का बहुत बड़ा बेजोड़ नमूना है। ललित कलाओं का विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि गुप्त काल ललित कला का युग माना जाता है। इस युग में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, मुद्रण कला, संगीत कला आदि की उल्लेखनीय वृद्धि और विकास हुआ, जबकि अन्य हजारों सालों तक पहले और हजारों साल के बाद के राजाओं के युग में या भारत में तो कतई नहीं हुआ। भारत में गुप्तों के हजारों साल पहले का जो ज्ञात इतिहास है और मुगलों के पूर्व का हजारों साल का इतिहास, इसमें कहीं भी ऐसा परिलक्षण नहीं होता है। शताब्दियां बीत रही हैं, लेकिन गुप्तों जैसा विकास, समृद्धि, विज्ञान कला का विकास, धार्मिक दशा और शांतिमय वातावरण शताब्दियों तक स्थापित नहीं हो सके। अजंता और एलोरा की गुफाओं का विकास गुप्त काल में ही हुआ। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह एक महान युग था। चित्रकला भी इन महान शासकों की एक बहुत बड़ी देन है।
भूमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर का चबूतरा और शिवलिंग ही शेष बचे हैं, लेकिन उनकी बनावट, उनकी कारीगरी देखकर आज भी दिन दांतों तले उंगली दबाई जा सकती है। गुप्त काल भित्त चित्रकारी, भित्त का मतलब होता दीवाल, दीवालों के जो घरों में, मकानों में, बड़े बड़े भवनों के अंदर की जाने वाली चित्रकारी थी, भित्त चित्रकारी, वह इस ढंग से हुई, उसका रंग जैसे तब था वैसे आज भी दिन विद्यमान है, अर्थात जैसे बना था उसी दशा में, उसी अवस्था में आज भी दिन भित्त चित्र मौजूद हैं। गुप्त काल की मूर्तियाँ हिंदू, वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन आदि के रूप में हमें आज भी दिन प्राप्त होती हैं। संगीत का प्रेमी तो कई शासक हुए, लेकिन समुद्रगुप्त सबसे बड़ा संगीतज्ञ माना जाता है। कई जगहों पर, कई मुद्राओं पर उसको बीड़ा बजाते हुए, सिक्कों पर उसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे यह लगता है कि संगीत का वह महान युग था। यह जो उपरोक्त विवेचन किया गया, गुप्त वंश का उपरोक्त विवेचन, उपरोक्त वर्णन, उनके विकास की धारा, उनके विकास की अवस्था, उनकी समृद्धि की व्यवस्था, उनके जो क्रियाकलाप थे वह उल्लेखनीय थे, सराहनीय थे, इतिहास के लिए अनुकरणीय थे, जिसके कारण उनके उस काल को भारत के इतिहास का प्रथम स्वर्ण युग कहा जाता है। शेष अगले अध्याय में।